हेलो गाइस, आई एडुवेरा के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ये तो हमें पता है, और आप लोग अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले रहे हैं, ये भी हमें पता है। आज का टॉपिक बड़ा ही विचित्र है। आपने देखा होगा कि सभी जीव जंतु चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उनके अंदर ऊर्जा कहाँ से आती है। और उन जीव जंतुओं को जब चोट लग जाती है तो उनके शरीर से एक द्रव निकलता है जिसे हम लोग अमूमन भाषा में ब्लड या रक्त बोलते हैं, और उसका रंग जो होता है वो लाल होता है। तो क्या दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं सभी के रक्त का रंग लाल है या कोई और रंग भी हो सकता है? इसके साथ ही ऐसे कौन कौन से रक्त कण हैं जो हमारे शरीर में मौजूद हैं, अथवा हमारे शरीर में अगर चोट लग जाता है तो ऐसा कौन सा रक्त कण है जो हमारे शरीर के उस चोट को हील कर देता है, रक्त बहना बंद कर देता है। और रक्त अगर बहना न रुके तो जीव को कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी मर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से तैयार हो जाइए आज के इस वीडियो के लिए। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर, और आज का टॉपिक हमारा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आज का हमारा ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के आता है। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि ब्लड क्या है। ब्लड को हीमो या हीमेटोस कहा जाता है, और यह एक ग्रीक वर्ड है। हमारे शरीर में ये देख रहे हैं, एक चित्र आपको दिख रहा है, यह लाल रक्त कण है। तो हमारे शरीर में रक्त कण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का अर्थ है रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी का अर्थ है वाइट ब्लड कार्पसल्स, और प्लेटलेट। ये 3 प्रकार के रक्त कण पाए जाते हैं। अब ग्रीक वर्ड हेमिया से ये सारे वर्ड आ गए हैं, और जिसका अर्थ होता है ब्लड। अगर हम मानव की बात करें अथवा किसी ऐसे पशु की बात करें जिसकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, यानी वो वर्टिब्रेट होता है, तो उनके शरीर के अंदर जो द्रव घूमता है वह लाल रंग का होता है, यानी रेड ब्लड फ्लूइड उसमें पाया जाता है, जो उसके ब्लड वेसल्स में दौड़ता भागता रहता है। जैसा कि अभी आप सामने चित्र में देख रहे हैं, लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स उसके नसों नाड़ियों में तेजी से भाग रहा है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, भाई भाग क्यों रहा है? ये तैर रहा है, आ जा रहा है, भाग रहा है, ये आखिर ये वर्ड है क्या? आखिर ये क्यों चल रहा है? क्या इसका मतलब है? तो इसका मतलब जानने के लिए हमें जानना होगा कि आखिर हमारे शरीर में या किसी भी जीवधारियों के शरीर में इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य है, रक्त का कार्य है ऑक्सीजन का सप्लाई करना, और ऑक्सीजन जिसकी वजह से हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, हमारे कोशिकाएं जिंदा रहती हैं, और हम यानी मनुष्य, प्राणी और बाकी अन्य जीव जंतु जिंदा रहते हैं। दूसरा काम है सप्लाई न्यूट्रिएंट्स का, यानी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थों का सप्लाई करना। और तीसरा काम है कि जितने हमारे शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ये हमारे रक्त का प्रमुख कार्य है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट तो समझ में आता है, लेकिन वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में क्या बनता होगा? तो वेस्ट मटेरियल जो हमारे शरीर में बनता है वो है हमारा यूरिया, जो मूत्र के द्वारा, यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है। दूसरा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड भी यूरिन के माध्यम से अथवा फेकस के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। तीसरा पदार्थ जो है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे फेफड़े के माध्यम से होते हुए नाक या मुंह, श्वास के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। तो ये 3 ऐसे खतरनाक
जो वेस्ट मटेरियल है जो हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम ये हमारा लाल रक्त कण करता है जो तेज़ी से भाग दौड़ रहा है। तो हमें लगता है अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि ये भाग दौड़ क्यों कर रहा है। भाग दौड़ ये इसीलिए कर रहा है ताकि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सके, न्यूट्रिएंट्स को सारे के सारे कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सके, और जो कोशिका थक हार गई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही हैं, यूरिया प्रोड्यूस कर रही हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रही हैं, वो सारा का सारा शरीर से तत्काल ही बाहर निकाल दिया जाए, जिससे वो कोशिकाएं, वो सेल स्वस्थ हो जाएं। तो हमें लगता है अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो हमारा रक्त है, जो ब्लड है हमारे शरीर में, उसका पीएच वैल्यू क्या है, वो खट्टा है या खारा है या बेस फॉर्म में है, ठीक है ना, क्षारीय है, क्या है वो, क्षारीय है या अम्लीय है। तो आपको बता दें कि रक्त का जो पीएच वैल्यू है वो पीएच वैल्यू पाया जाता है 7.35 से लेकर के 7.45 तक, ये उसका पीएच वैल्यू है। और आपको ये बेहतर समझ में आता होगा कि जो हमारा स्केल है वो स्केल जितना हम कम होते जाएंगे वो एसिड को बताएगा, और जितना अधिक होते जाएंगे वो हमारा क्या बताएगा, बेस बताएगा। ठीक है, तो ये बेस की तरफ बढ़ता है, यानी हल्का क्षारीय होता है। इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये हमने शुरू में ही उठाया था कि क्या सभी प्राणियों का रक्त जो है वह लाल होता है? अगर लाल नहीं है तो अन्य प्राणियों का रक्त किस रंग का हो सकता है? क्या ऐसा भी कोई प्राणी है जिसका जो ब्लड है वो वायलेट पिंक हो? क्या ऐसा भी कोई प्राणी है जिसका ब्लड जो है कुछ अलग रंग का हो, ग्रे वाइट हो, येलो हो? क्या ऐसा भी कोई प्राणी है? तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको ये बता दें कि वर्टिब्रेट किसे कहते हैं? वर्टिब्रेट जिसके पास रीढ़ की हड्डी हो, जो भी जीव जंतु हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी है वो वर्टिब्रेट कहलाते हैं। और वर्टिब्रेट का ब्लड जो होता है वो दो तरीके से, अगर वो दिखने में ब्राइट रेड हो अथवा वो दिखने में डार्क रेड हो, तो हम क्या कहेंगे? अगर ब्राइट रेड है तो इसका मतलब है इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट है। देखिए, हीमोग्लोबिन दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन इस हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ होगा? इसके हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और अगर डार्क रेड होगा तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड है, यानी इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है, कम है। यानी कि इसका हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजनेटेड कब होगा, कब डीऑक्सीजनेटेड होगा, ये आप उसके रंग से जान सकते हैं, ब्राइट रेड है या डार्क रेड है। अगर ब्राइट रेड है तो ऑक्सीजनेटेड, और अगर डार्क रेड है तो डीऑक्सीजनेटेड। यानी जब आप रक्त निकलवाने जाते हैं तो सिरिंज में जब रक्त भरा जाता है तो काला काला दिखता है। अब काला दिखता है तो इसका मतलब क्या है भाई? आपको लगेगा यार मेरा खून तो बहुत गाढ़ा है। नहीं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यानी आपके शरीर में ऑक्सीजन कम है, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा वहाँ पर कम हो सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही वो माध्यम है जहाँ से आपका सारा का सारा खेल ऑक्सीजन का होता है। और अगर एकदम चटक लाल है तो इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है। अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि कुछ क्रिएचर्स ऐसे पाए जाते हैं जिनका रक्त कुछ अलग रंग का होता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर में। तब तक आप वीडियो देखते रहिए। यहाँ पर हम और बता दें आपको, अभी तो हम लोगों ने आरबीसी के बारे में देखा कि आरबीसी का क्या होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बता दें कि आरबीसी, देखिए लिख देते हैं हम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी
और प्लेटलेट्स, ये तीनों जो हैं, तीनों कण एक द्रव में घुले रहते हैं और वो द्रव इनको साथ साथ लेकर के चलता है। उस द्रव को क्या कहते हैं, आइए बताते हैं। देखिए ये आपके सामने क्या है, ये है आपके सामने WBC, ठीक है, WBC। और ये WBC इस समय दिखा रहा है कि ये आपका पैथोजेंस है। देखिए ये कांपता हुआ पैथोजेंस है। अब ये पैथोजेंस है जो WBC उसे, ये देखिए ये पैथोजन है। अब ये पैथोजन को WBC घेर लिया है चारों तरफ से। अब इस पैथोजन को क्या करेगा, वो मार डालेगा। देखिए उसे कैसे निकल रहा है, देखते रहिए, ध्यान से तस्वीर देखिए, ठीक है। WBC ने क्या किया, उस पैथोजन को, पैथोजन यानी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, उसको घेरा और घेर के मार दिया। यानी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मौजूद है, यानी हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऐसा जीव जो बाहरी है वो आक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा प्रतिरोधी क्षमता जो है काफ़ी अच्छी तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजबूत है। अब ये जो रक्त कण हैं, ये रक्त कण एक द्रव में घुले रहते हैं और उस द्रव को कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा की जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि प्लाज्मा जो है वो कितने परसेंट होता है, अबाउट 55% ऑफ ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा। 55% ऑफ ब्लड क्या है, प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा है। यानी कि इसका मतलब है केवल 45% ही हमारा ब्लड होता है और बाकी 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। और इसका अगर कलर की बात करें, कलर, तो कलर क्या होता है इसका, स्ट्रॉ येलो होता है, स्ट्रॉ येलो होता है, ठीक है। अगर आप देखते हैं जब चोट लग जाता है और चोट की जगह पे खून बहना बंद हो जाता है तो वहाँ पे हल्का पीले रंग का एक द्रव चारों तरफ से बना रहता है। वो हल्का पीले रंग का जो द्रव है वही प्लाज्मा है, क्योंकि उसका ही रंग एक्स्ट्रा येलो है। और इसका जो वॉल्यूम होता है हमारे शरीर में वो कितना होता है, 2.7 से 3.0 लीटर, इतनी मात्रा में यह एक मनुष्य के अंदर पाया जाता है। और अगर इसके एक्वस फॉर्म को देखें, एक्वस सॉल्यूशन में देखें तो 92% इसमें पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 92% इसमें वाटर होता है और बाकी 8% इसमें मिनरल्स होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और 8% जो इसमें मिनरल्स होते हैं ब्लड प्लाज्मा में, उसमें प्रोटीन होता है, ट्रेसिंग एलिमेंट होता है, सीरम एल्ब्यूमिन होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन पाया जाता है, जो कहीं ना कहीं हर तरह की जो शरीर में होने वाले परिवर्तन हैं उसमें वो साथ देता है। जैसे फाइब्रिनोजन है वो रहेगा तो जल्दी से रक्त जमने में आसानी हो जाएगी, ग्लोब्यूलिन जो रहेगा वो हमारे शरीर में कुछ अलग तरीके का काम करेगा, ठीक है ना। और ये क्या करता है भाई, ये हमारे शरीर में हर तरह की कोशिशों को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। यानी कौन सी कोशिश हो सकता है, ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स को कोशिका तक पहुंचाना, तो ये जो प्लाज्मा है उसमें भरपूर मदद करता है। अब जैसे मान लेते हैं एल्ब्यूमिन मौजूद है, अब एल्ब्यूमिन का क्या काम हो सकता है, क्यों है ये यहाँ पर, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है वो क्लीन करता है ब्लड को और सारे जो बॉडी के अंदर मेंटेन्स करते हैं फ्लूइड के करेक्टिंग्स को। यानी जैसे मान लेते हैं फ्लूइड हमारे शरीर में नहीं अगर बहेगा, जगह जगह रुक जाएगा तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड उत्पन्न होगा, थकावट आएगी, कोशिकाएं मरने लगेंगी, ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, न्यूट्रिएंट्स वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो ये क्या करता है, ये ब्लड को क्लीन करता है ताकि ब्लड में आसानी से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का प्रवाह बना रहे। ह्यूमन एल्ब्यूमिन सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इट कैन बी यूज फॉर ए ट्रीटमेंट टू हेल्प पीपल विद सीवियर बर्न्स, सेप्सिस, लीवर डिसीज और किडनी डिसीज। तो इन चीज़ों में ये काम आता है। और क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे फाइब्रिनोजन जो मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, ये क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स ये हेल्प करता है ब्लीडिंग के, जो ब्लीडिंग होने में, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में।
अगर मान लेते हैं ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा, और कंट्रोल कौन करेगा? क्लॉटिंग फैक्टर करेगा। और क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो प्लेटलेट्स की सहायता से इस बात को इंश्योर करता है कि ब्लड जल्दी से क्लॉट हो जाए, ताकि मैक्सिमम मात्रा में हमारे शरीर से ब्लड लॉस ना हो। क्योंकि अगर ब्लड लॉस हुआ तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, जिसकी वजह से कोशिकाएं मरने लगेंगी, और पूरा हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। तो इससे नतीजा क्या होगा कि अगर कोशिकाएं मर गईं तो हमारा शरीर भी मर जाएगा। अब जैसे रेड ब्लड सेल्स है या रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, ये 40 से 50% ब्लड वॉल्यूम आरबीसी के तहत होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि एक ह्यूमन में अगर वो मनुष्य पुरुष है तो पुरुष में 5 से 6 मिलियन आरबीसीज के सेल्स पाए जाते हैं, और वहीं अगर महिला है तो 4 से 5 मिलियन पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुरुषों में जो आरबीसी की संख्या है वो महिला के मुकाबले ज़्यादा होती है। और आरबीसीज को कई नामों से जाना जा सकता है, जैसे एरेथ्रॉइड्स के नाम से, हेमेटिड्स के नाम से जाना जाता है, और एरेथ्रोसाइट्स के भी नाम से जाना जाता है। तो मैक्सिमम जो नाम है वो क्या है? एरेथ्रोसाइट्स या आरबीसी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बातें यहाँ पे जो बताई जा रही हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके बताया जा रहा है कि कौन कौन से टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि किसी भी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, और रेड कलर इसका इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी कि हेमिक आयन पाए जाते हैं। ठीक है, हेमिक आयरन आयन इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। अब यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से अगर देखें तो इसका सबसे बड़ा जो काम है वो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। और अगर ये नहीं रहेगा या इसकी संख्या कम हो जाएगी तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम मिलेगा, जिसकी वजह से हमें थकान लगेगी, हमें सांस फूलने की बीमारी हो जाएगी, सांस फूलने लगेगा, और अंततः व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। क्योंकि उसे अगर एप्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में ला दिया गया, यानी कि एकदम अत्यधिक खून की कमी हो गई। अत्यधिक खून की कमी का मतलब यहाँ समझ लीजिए, खून की कमी का मतलब आरबीसी कम हो जाना, और अगर आरबीसी कम हो गया तो व्यक्ति मर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। तो अकेला डब्ल्यूबीसी किसी चीज़ का परिवहन नहीं करता। डब्ल्यूबीसी वाइट कलर का होता है। तो ये आप सामने चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे आप सामने चित्र में देखें, आरबीसी रेड ब्लड्स क्यों रखा गया इसका नाम? क्योंकि ये रेड कलर का है। डब्ल्यूबीसी क्यों रखा गया? क्योंकि ये वाइट कलर का है। तो वाइट कलर में हीमोग्लोबिन तो है नहीं ना, तो ये जो है ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए हीमोग्लोबिन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आइए बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी का। तो डब्ल्यूबीसी, ये सामने जो चित्र आप देख रहे हैं ये प्लेटलेट्स है। देखिए यहाँ पर क्या है, कट लगा है, इस जगह पे कट लग गया है, और कट जब लग गया है तो यहाँ पे रक्त जम रहा है। ठीक है, रक्त का जमाव शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो कांटेदार वाला पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो आपका प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, और थ्रोम्बिन के साथ मिलकर के वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पर आ रहा है, ये वाइट ब्लड सेल्स है। वाइट ब्लड सेल्स जब आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी फॉरेन मटेरियल्स हैं, जो भी बाहरी पैथोजेंस हैं, उससे लड़ने के लिए यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स आ रहा है। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए आ रहा है। बाकी जो प्लाज्मा में अन्य मटेरियल्स हैं, जो अन्य मटेरियल जो खून को जमाने में मदद करते हैं, वो सब फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, सब मिल करके, थ्रोम्बिन, ये सारे लोग मिलकर के वहाँ पर रक्त को जमाने की कोशिश कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसी की जब हम लोग बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है कणिकामय और दूसरा होता है अकणिकामय। कणिकामय का मतलब होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट, और अकणिकामय का होता है अग्रेनुलोसाइट्स, अग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं ग्रेनुलोसाइट्स में इस्नोफिल आ जाता है, इस्नोफिल के साथ बेसोफिल आ जाता है, न्यूट्रोफिल्स आ जाता है ना, यानी इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल और
बेसोफिल, ठीक है। और ग्रेनुलाइट्स में क्या क्या आते हैं, इसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोजाइट, लिम्फोसाइट्स और मोनोजाइट्स ये आते हैं आपके। और ये 5 जो होते हैं, ये सफ़ेद जो रक्तकण होता है, श्वेत रक्तकण जो होता है यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होता है, उसके ये सब खतरनाक कमांडोज होते हैं जो हमारे शरीर में हर तरह से रखवाली करते हैं। कोई भी फॉरेन मटेरियल्स, कोई भी बीमारी आता है तो सबसे पहले ये उनसे लड़ते हैं। यानी वाइट ब्लड सेल्स आर द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज एंड फॉरेन वेंडर्स, ठीक है। फॉरेन जो इन्वेडर्स होते हैं उनसे वो लड़ता है, जो घुसपैठिए होते हैं। अब घुसपैठिए में क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, अमेबिक, सारी कंडीशन जितनी भी होती है हमारे शरीर में कैसे भी प्रवेश करती है, बाहर से, कान के रास्ते से, नाक के रास्ते से, मुंह के रास्ते से, खाने के रास्ते से, ठीक है, जितने भी एंट्री पार्ट है वहाँ से जो भी प्रवेश करेगा उससे लड़ाई कौन लड़ेगा, WBC लड़ेगा। अब WBC में जो हमारे कण होते हैं उनमें संख्या की बात अगर देखी जाए तो 10 से 13 दिन तक, 10 से 13 दिन तक इसका जीवन होता है WBC का, और इतने दिनों में वो ख़त्म हो जाता है, इसका लाइफ स्पैन होता है। इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, देयर इज़ नो एनी न्यूक्लियस इन WBC। और ये 1% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम पाया जाता है। जैसे 40 से 50% आपका RBC होता है और ये 1% होता है, टोटल ब्लड वॉल्यूम का 1% ये पाया जाता है। इसमें अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल जो होता है वो 1 से 2 दिन तक जिंदा रहता है, और ये बैक्टीरियल और फंजाई इससे हमारे शरीर की रखवाली करता है। जो हमारा इस्नोफिल है, इस्नोफिल क्या करता है, ये 8 से 10 दिन तक जिंदा रहता है, और ये एलर्जी और अस्थमा इससे हमारे शरीर की रखवाली करता है। यानी अगर ऐसी कोई बीमारी होती है तो इस्नोफिलिया बढ़ जाता है, यानी कि सांस फूलने लगेगा, खांसी आने लगेगी, एलर्जी होने लगेगी, तो ये सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और ये हो गया न्यूट्रोफिल्स हो गया, इस्नोफिल हो गया, और बेसोफिल जो होता है वो हमारे शरीर में हिस्टामाइन रिलीज़ करता है, और हमारे शरीर के अंदर जो भी सूजन वगैरह रहते हैं वो उसको कम करता है, उसको कंट्रोल करता है। यानी कि हमारे शरीर की पूरी तरीके से जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी रखवाली करता है, और ये 1 से 5 दिन तक जिंदा रहता है। तो ये हिस्टामाइन रिलीज करता है, हिस्टामाइन, ठीक है। आपको अगर कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा हो तो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के, और हम आपका 24 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रश्न का जवाब दे दें। जो लोग अभी हमसे जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेंगे, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस बनेंगे वो सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे बात करते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स को। लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो हर तरह के वायरस और बैक्टीरिया से लड़ता है। इसमें टी सेल्स, किलर सेल्स, न्यूट्रल किलर सेल्स सारे पाए जाते हैं इसमें, और ये पूरी तरीके से हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बांध करके रखता है, जिसको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इसमें अगर लिम्फोसाइट्स जो है वो 2 तरीके का होता है, एक हाई ग्रेड और एक लो ग्रेड। हाई ग्रेड में क्या है, वायरल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है, और लो ग्रेड में जो है नॉर्मल इन्फेक्शंस को ये कंट्रोल करता है। और जैसे मान लेते हैं कि कभी भी अगर HIV वगैरह का हमला होता है तो इनकी संख्या अचानक से कम होने लगती है। TB अगर हो गया तो अचानक से इनकी संख्या कम होने लगती है। तो आप उससे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर पर कोई ऐसा बहुत बड़ी बीमारी का हमला हुआ है, ये इनकी संख्या को देख करके जाना जा सकता है। ये 30% ऑफ WBC हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं, और ये हर तरह की बड़ी बीमारियों से लड़ते हैं। इसे नेचुरल किलर भी कहा जाता है। तो इनकी संख्या, इसलिए जब आप CBC चेक कराते हैं, ब्लड काउंट जो कराते हैं, उसकी जांच कराते हैं, तो उसमें सबकी संख्या दी रहती है। और अगर आप उसको देखें कि लिम्फोसाइट की संख्या अचानक से कम हो रही है या अचानक से बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि आप समझ जाइएगा कि आपके शरीर पे कोई ना कोई भारी समस्या आने वाली है अथवा आ चुकी है।
बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपके एग्ज़ाम में जो एनडीए का एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पूछ लिए गए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था। वो क्या आया हुआ था कि अगर यहाँ पर हम रेड ब्लड सेल्स को जो है वो किसी सलाइन में घोल देते हैं तो क्या हो सकता है, अथवा किसी रेड ब्लड सेल्स को हम कंसंट्रेटेड सलाइन सोल्यूशन में घोल दें तो क्या होगा। ठीक है, अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में हम घोल देते हैं तो क्या होता है। अथवा ये पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में कि आइसोटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है और उसमें रेड ब्लड सेल्स की क्या प्रतिक्रिया होती है, और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में अगर रखा जाए तो उसमें रेड ब्लड सेल्स की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो ये कुछ यहाँ पर आपको हम बताना चाहते हैं। व्हेन रेड ब्लड सेल्स इज केप्ट इन कंसंट्रेटेड सलाइन सोल्यूशन द सेल लॉसेस वाटर इमीडिएटली एंड श्रिंक। जो रेड ब्लड सेल्स है अपना जो उसके अंदर वाटर है वो तुरंत छोड़ देता है अगर वो सलाइन सोल्यूशन में रखा जाए, और तुरंत ही वो सिकुड़ जाता है। वहीं पर अगर रेड ब्लड सेल्स प्लेस इन प्योर वाटर तो वाटर रैपिडली इंटर्स इन द सेल बाय ऑस्मोसिस एंड कॉजेज द सेल टू ब्रस्ट, अ फेनोमेनन कॉल्ड इज हीमोलाइसिस। अगर प्योर वाटर में हम रख देते हैं तो ऑस्मोसिस की क्रिया से जो सेल है वो ब्रस्ट कर जाएगा। रेड ब्लड सेल्स अगर श्रिंक करता है तो इसका मतलब है कि उसे 0.9% कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में रखा गया है। इफ सेल इज प्लेस इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन वाटर तुरंत छोड़ेगा एंड सेल विल श्रिंक। इन एन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में अगर रखा जाए देयर इज नो नेट वाटर मूवमेंट, सो देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ द सेल। और अगर इसे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखा गया तो इनमें वाटर जो है वो इंटर कर जाएगा और सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिसके ऊपर आपके एनडीए में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। आइए आगे चलते हैं और आगे आपको बताते हैं कि मोनोजाइट्स का क्या है। मोनोजाइट्स जो है, मोनोजाइट्स का मतलब होता है चबाना। अब चबाने का अर्थ तो आप समझ गए होंगे कि जैसे जर्म, फंजाई और वायरस अगर हमारे शरीर पर अटैक करते हैं तो मोनोजाइट्स का काम क्या है कि उनको चबा करके ख़त्म कर देना। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में हमने आपको बता ही दिया। तो मोनोसाइट्स जो है वो आपका डेड सेल रिमूव करता है। ठीक है, इसीलिए इसे जो है प्राकृतिक जो है क्लीनर भी कहा गया है, या इसे कहा गया है कि ये वैक्यूम क्लीनर ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। तो यहाँ पर चीज़ें बड़ी ही आसान है, बस उसको केवल क्या है समझने की देरी है। अब शरीर के अंदर जब ब्लड है तो ब्लड के अपने ग्रुप भी होंगे, और वो ग्रुप कैसे काम करता है और उन ग्रुपों में क्या एंटीजेंस होता है, क्या एंटीबॉडीज़ होता है, इसके ऊपर भी चर्चा करना ज़रूरी है क्योंकि वो भी आपके एग्जामिनेशन में आता है। साथ ही साथ इसके ऊपर भी चर्चा करना ज़रूरी है कि क्या सभी जीवों में से कुछ जीवों के रक्त अलग रंग के होते हैं या सबके यानी सारे जीवों के रक्त जो हैं वो लाल रंग के होते हैं। तो इसको देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सब का उत्तर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू।